एंड वेलकम। आप देख रहे हैं पैसा, पॉलिसी और बाजार, और आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग पोर्टफोलियो विद स्पेशल फोकस ऑन इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड्स। यानी कि इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स के साथ कैसे आप अपना एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं और मेरा ये मानना है कि बाजार अपने उच्चतम स्तरों से काफ़ी नीचे आ चुका है और ये सही समय है एक सटीक राय लेने का, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, क्वालिटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाने का। इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर संजय तलरेजा, डायरेक्टर IIFL सिक्योरिटीज के, एंड मिस्टर गुरमीत चड्डा, मैनेजिंग पार्टनर कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशंस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विवेक मित्तल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे कोर एंकर है, और हम चर्चा करेंगे बिल्डिंग पोर्टफोलियो पे। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग होता क्या है और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करने चाहिए हमें एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग और एक क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाने का। गुरमीत, पहला सवाल आपसे है। जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं कि कैसा पोर्टफोलियो बनाएं, क्या हम पोर्टफोलियो का क्या टेन्योर होना चाहिए, कितने समय के लिए होल्ड करना है हमें, तो ऐसे में क्या रूल्स है, क्या गाइडलाइंस है जो फॉलो करनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए? तो एक बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। एक हमारे पार्लेंस में एक बहुत सेइंग है कि पर्सनल फाइनेंस का पहला वर्ड पर्सनल है, तो इट इज़ मोर पर्सनल देन फाइनेंस। तो आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम अक्सर मार्केट को देखते हैं, हमारा दोस्त क्या कर रहा है, इसने ये स्टॉक ले लिया तो मुझे भी ले लेना चाहिए। तो खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको डिफ़ाइन करना चाहिए कि 3 चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी चाहिए। पहला, आपका गोल क्या है, आप पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहते हैं। उसके आप बकेट्स बना सकते हैं कि लेट्स से मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल है, मुझे घर खरीदना है या मुझे गाड़ी खरीदनी है या मुझे वेकेशन पे जाना है। एक आपका मीडियम टर्म गोल हो सकता है, एक आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, रिटायरमेंट है, चिल्ड्रन मैरिज है या हायर एजुकेशन है। तो वो इन्वेस्टमेंट गोल को बकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने ठीक से बकेट कर लिया तो आपका 50% जॉब जो है वो पूरा हो जाता है। दूसरा, अपना रिस्क एपेटाइट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नी भी इंपॉर्टेंट है गोल की तरह। अब मैं रात को रोज़ उठ के SGX निफ्टी देखूँ, सुबह डॉव फ्यूचर्स देखूँ, बाजार ऊपर नीचे हो, अगर वो मेरा टेम्परामेंट नहीं है तो मुझे अपना रिस्क एपेटाइट उस हिसाब से टेम्पर करना चाहिए। तीसरा, आपको एसेट एलोकेशन फिर उस हिसाब से क्लियर होना चाहिए। एसेट एलोकेशन 90% रिटर्न डिटरमाइन करता है। हमारे मार्केट में गलतफहमी है कि स्टॉक सिलेक्शन से रिटर्न बनता है। एसेट एलोकेशन अगर आप कर देंगे कि कितना मुझे पैसा डेट में डालना है, कितना इक्विटी में डालना है, कितना गोल्ड में डालना है, कितना इंडिया के बाहर लगाना है। और चौथा होता है उसका रिव्यू और रीबैलेंस। निरंतर करते रहिए। हमें ज़रूरी नहीं है कि छेड़ना है उसको, बट उसको करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो उसमें रिस्क मत लीजिए, आप उसको FD में रखिए, लिक्विड फंड में रखिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ वॉलेटिलिटी नहीं है। मीडियम टर्म गोल है, मान लीजिए 3, 4, 5 साल है आपके पास, आप थोड़ा सा उसमें मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड्स आते हैं जो अपने आप इक्विटी डेट को ऊपर नीचे करते हैं। आप थोड़ा आधा डेट आधा इक्विटी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गोल। और जो लॉन्ग टर्म गोल है, जिसमें, और मैं लॉन्ग टर्म को बोलता हूँ 5 साल, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, 10 साल आइडियल है, उसको आपको इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट क्लास में डालना पड़ेगा। क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट चाहे 6 बोले 7 बोले, मिडिल क्लास इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी है। हम एस्पिरेशनल कंट्री है, हमें अपग्रेड करना है। हमारा इन्फ्लेशन 10, 12, 15% है, एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, गैजेट का, अच्छी गाड़ी का। तो उसके लिए जब तक आप इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट क्लास नहीं लेंगे, आप ट्रेडमिल पे भागते रहेंगे, आप सिर्फ कैलोरी बर्न कर रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे। संजय, अगर हम बात करें रिस्क प्रोफाइल की, जैसे इन्होंने कहा कि रिस्क प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसके बेसिस पे कितने प्रकार के पोर्टफोलियो हम बना सकते हैं? लाइक बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल, एग्रेसिव भी हो सकता है, बैलेंस्ड भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत समझाएंगे इस बारे में? रिस्क प्रोफाइल बेसिकली हम लोग ना 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक माइक्रो, एक माइक्रो पे। माइक्रो मीन्स क्लाइंट बेस, जैसे गोभी जी ने बताया आपको कि क्लाइंट का हम लोगों को पहले कि उसका टारगेट क्या है, कि उसको अपने चाइल्ड एजुकेशन के लिए चाहिए या चाइल्ड मैरिज के लिए चाहिए या अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए। तो उसने एक गोल अपना सेट कर लिया कि 5 साल या 10 साल हो गया उसका। फिर सेकेंडली जैसे इन्होंने बोला कि रिस्क, कि उसका पर्सनल रिस्क क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है उसकी, कि कितना वो रिस्क ले सकता है। अगर वो हायर रिस्क ले सकता है तो उसी तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर लोअर रिस्क ले सकता है तो उस तरीके से, अगर बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता तो उस तरीके से। 3 तरीके से हम लोग इस चीज़ को डिवाइड करते हैं। उसके बाद अब माइक्रो लेवल पे देखेंगे हम। माइक्रो लेवल मीन्स हो गया कि आपका ग्लोबली
आपकी इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्लोबल इकोनॉमी क्या कर रही है, वो दोनों को हमको उस जैसे आज की डेट में आप यूएस में देखेंगे, यूएस में रिसेशन का टाइम है, आपकी इन्फ्लेशन 9 हो चुकी है, आप देखेंगे कितने सालों के बाद ये रिसेशन आई है, ऑलमोस्ट 20 सालों के बाद ये रिसेशन आई। तो इसी तरीके से हमको उसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो इंडियंस में डिपेंडेंट हो, कि ना उनको ग्लोबली डिपेंडेंट हो। और जैसे आज की डेट में आप देखेंगे कि आपको हम जो कभी पोर्टफोलियो अपना बनाएंगे वो हमको आईटी और मेटल के अंदर अपना रिड्यूस करना चाहिए उसके अंदर आज की डेट के अंदर, क्योंकि उसमें क्या है कि आपके ग्लोबली अर्निंग पे डिपेंडेंट करता है। और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो टोटली इंडियन पे डिपेंडेंट है, तो हमको उसमें अपनी वेटेज अपनी इंक्रीज़ करनी चाहिए। इसी तरीके से हम लोग अपना पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो थोड़ा सा जैसे गुरमीत जी ने कहा, हमको खुद अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, अपना थोड़ा सा लेवल हाई करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि हम किसी पे डिपेंडेंट हो। हमको खुद अपना होमवर्क करना चाहिए कि क्या चल रहा है इकनॉमी में, क्या नहीं चल रहा है। उस तरीके से हम लोगों को डिवाइड करके अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। उसी तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट आपका एडवाइज़र है वो आपको उसी तरीके से आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरीके प्रोफाइल में आपको करना चाहिए। अगर उसका ड्यूरेशन 10 ईयर्स का है तो ठीक है कि हम उसमें मिक्स बोल सकते हैं कि ठीक है कि आप उसमें मिड कैप भी ले सकते हैं, स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, लार्ज कैप भी ले सकते हैं। अगर वो बोलेगा नहीं मेरा ड्यूरेशन 1 से 2 साल का है, तो हम उसको ये बोलते हैं कि आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, कि आपको एफडी को बीट करना है और आपका रिस्क ड्यूरेशन है कि आप इक्विटी मार्केट ऐसी है कि किसी टाइम भी आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका शॉर्ट ड्यूरेशन है। अगर आपको कल पैसे की जरूरत हो तो आप इमीडिएटली आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। आपके अगर अदर एसेट क्लास है जिसको आप इमीडिएटली लिक्विड नहीं कर सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया या गोल्ड हो गया, जो आप इजीली नहीं कर सकते हैं, तो वो टाइम ड्यूरेशन बहुत बड़ा फैक्टर करता है आपके उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी जैसे जो बिल्कुल ही लो प्रोफाइल है उसमें जैसे बताया हम लोगों ने कि आपको बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें 50% आपका इक्विटी होता है, 50% डेट होता है। इसमें आपका पोर्टफोलियो 100% एक तरीके से हेज की तरह होता है। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गुरमीत सर, ये जो सारी एसेट क्लास हैं, इनमें एक आम आदमी है जब सोचता है कि अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, तो कितना रिटर्न उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए, मिनिमम साइड पर, मैक्सिमम साइड पर? इक्विटी का नाम आते ही सब लोग सोचते हैं कि 50 to 100% रिटर्न आने वाला है इस एसेट क्लास से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो 3 years 2 years डाउन द लाइन वो अपने पोर्टफोलियो को देखता है तो कई बार उसको नेगेटिव रिटर्न्स भी दिख रहे होते हैं। सारी एसेट क्लास, फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड, करेंसी, सभी में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए और कितना ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न एक आइडियली होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आप देखिए, सेंसेक्स 100 का 53,000 हो गया, 530 गुना हो गया, और हम रोज़ अभी यही पूछते हैं मार्केट का क्या लग रहा है ना। तो ये एसेट क्लास के साथ प्रॉब्लम, और एसेट दोनों इसका सेम ही है, वो है लिक्विडिटी। ये रोज़ दिखता है। अब जैसा मेरे मित्र ने बोला, उन्होंने बोला रियल एस्टेट आप रोज़ सुबह उठ के तो घर का भाव चेक नहीं करते आप कि आज 2,000 रुपये स्क्वायर फीट बढ़ गया है तो बेच देता हूँ, 1,500 स्क्वायर फीट नीचे है तो इक्विटी का मेरा ये मानना है, अगर आप ये 530 गुना को ब्रेक करेंगे ना तो ये 12-13% का एनुअल रिटर्न है। और ये जो 12-13% है ये इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। तो 6-7% ग्रोथ आती है, 5-6% इन्फ्लेशन होता है। तो 12-13% के लिए आपको किसी गुरमीत चड्ढा की या इनकी किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप निफ्टी ले लीजिए, और लेकिन उसको आपको रिटर्न आपका लीनियर नहीं आएगा। आपका 1 साल 40 आएगा, 1 साल -10 आएगा, पर 5-6 साल में निफ्टी डबल होता है। हर साइकिल में होता है। पिछली 25 साल 26 साल उठा लीजिए, निफ्टी भी आप देखिए 95 में आया था, आज 16,000 पे, 25 साल में 16 गुना हो गया। तो भी हम सुबह पूछते हैं कि तो इक्विटी का रिटर्न, अगर आपका रिटर्न अर्ली डबल डिजिट है तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। उससे ऊपर जो आता है वो आपका लक है। तो मार्केट में लक और इंटेलिजेंस को कंफ्यूज मत करिए। आपको क्योंकि 90% रिस्क मैनेजमेंट, आपको कैपिटल बचाना है। अपसाइड में तो बाजार आपका ध्यान रख ही लेगा। आपको बस ये इंश्योर करना है कि मैं एक्सीडेंट नहीं करूं कोई, है ना। छोटा मोटा चालान कटेगा, वो पार्ट है, वो आप सीखेंगे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी है। तो ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका अगर 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, आप इक्विटी में डिस्प्रपोर्शनेट रिस्क नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरा, गोल्ड की हमने बात की। गोल्ड का पर्पस हेज करना है। गोल्ड जब अच्छा करेगा जब कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आ जाए। 2008 में लीमन क्राइसिस आया, गोल्ड क्या, कोविड आया था, आपको याद होगा, गोल्ड 57,000 रुपये आ गया था। तो गोल्ड का पर्पस हेज करना है। तो जब गोल्ड चलेगा, चांसेस हैं बाकी एसेट क्लास जो होंगे डिस्ट्रेस में होंगे, तो वो हेजिंग का काम करता है। उसको हेजिंग के लिए रखिए। मैं ऑर्नामेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऑर्नामेंट्स के लिए तो उसके अलग वैल्यू है, सेंटिमेंटल वैल्यू है, तो घर में गोल्ड होना चाहिए उसके लिए। और फिक्स इनकम में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जैसे जो भी 10 ईयर गवर्नमेंट यील्ड होता है जिसे हम बोलते हैं, जिस भाव पे गवर्नमेंट बोरो कर रही है
तो आज गवर्नमेंट 10 साल का पैसा 7.5% पे बोरो कर रही है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रेट है। तो आपको अगर ये पहले 6 था पिछले साल तक, तो मेरे हिसाब से इंडिया में 6 से 7%, 7.5% आपका फिक्स इनकम का। गोल्ड आपको हेजिंग के लिए रखना चाहिए, उसको जब यूज़ करिए जब क्राइसिस आता है, एंड कैश करके कुछ रीबैलेंस करिए। और इक्विटी में आप 12 से 15% करिए। कई बार ऐसा होगा कि आपके हाथ में कोई मल्टीबैगर लग जाएगा, पहले से नहीं पता होता है ना। पहले से पता होता तो हर आदमी टाइटन खरीदता 2004 में, या पेज इंडस्ट्री खरीदता 2008 में, पहले से नहीं पता होता है। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल्स ठीक है कि मैं कंपनी, आज देखिए सर, मैं मुकेश अंबानी हूँ, मैं एनर्जी बिजनेस में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और मैं बोलता हूँ मैं 5 साल तक इन्वेस्ट करूँगा और 15% रिटर्न ऑन कैपिटल बनाऊँगा, तो मैं उसका शेयर खरीद के उससे ज़्यादा कैसे बना सकता हूँ? मैं तो शेयर होल्डर ही हूँ ना कंपनी का। तो कंपनी का जितना अर्निंग बढ़ेगा उतना ही मेरा भाव बढ़ेगा लॉन्ग रन में। तो कंपनी का अर्निंग हर साल नहीं बढ़ सकता है 100%, वो किसी भी लाइफ में हर पॉसिबल 1-2 साल अच्छे जा सकते हैं, जब आपका प्रॉफिट अच्छा है तो उस साल आप, तो लॉन्ग रन में जो है आपका अर्निंग ग्रोथ मैच करेगा। और रिस्क मैनेज करिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ ये 90% रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आपने रिस्क मैनेज किया तो आपका रिटर्न अपने आप आएगा। जी संजय सर ने 2 बातें इंपॉर्टेंट बोल दी हैं कि एक तो एक्सीडेंट जो होते हैं मार्केट में, तो एक तो इनसे कैसे बचा जा सकता है। सर बोल रहे कि चालान कट जाते हैं, चालान कटवा लीजिए, कोई बात नहीं। आप इतने साल का अनुभव है, आपके भी चालान आपने कटते हुए देखे होंगे लोगों के अपने, और एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे। इनसे कैसे बचा जाता है? दूसरा कि ये जो मल्टीबैगर, एक सर ने बताया ना कि मल्टीबैगर एक आ जाता है पोर्टफोलियो में तो काम हो जाता है। आपके 10 स्टॉक हैं, 9 स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर रहे, एक मल्टीबैगर ने कर दिया, काम हो गया। ये मल्टीबैगर कैसे चुना जाता है? फर्स्ट थिंग सर, जैसे आपने बोला मल्टीबैगर, वही मैंने कहा ना कि कहीं पे भी आप, अगर आप गाड़ी भी बाई कर रहे हैं या आप घर भी बाई, कुछ भी, अगर आप एक शर्ट भी बाई करते हो तो आप कंपैरिजन करते हैं, एटलीस्ट कि कंपैरिजन करते हैं, आप चॉइस करते हैं कलर की, क्वालिटी की, प्राइस की, सब चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है, कहीं पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि कुछ कंपनियाँ, फर्स्ट थिंग जो हमारा फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं रिस्क बिल्कुल लोअर रिस्क का हूँ कि मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है, फर्स्ट थिंग कि मेरे को डेट फ्री कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। डेट फ्री मतलब जो कैशेज कंपनियाँ हो, जिसके पास कोई डेट ना हो। सिंपल सा फार्मूला है, जिसके पास डेट नहीं होगी, जिस भी कंपनी की अर्निंग आएगी वो आपकी अर्निंग में आपका कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट होगा। ठीक है। सेकंड थिंग कि आपको उस सेक्टर की मोनोपोली देखनी पड़ेगी कि वो कंपनी उस सेक्टर की मोनोपोली है, तो जब वो मोनोपोली होगी तो वो अपने आप मल्टीबैगर बनती जाएगी। अगर मैं लास्ट 5 से 6 साल या 7 साल पहले देखूँ तो पेडलाइट एक ऐसी कंपनी थी जो मोनोपोली है अपने बिजनेस के अंदर, जिसका कोई कंपटीटर ही नहीं है। अगर मैं ऐसे पेंट इंडस्ट्री में देखूँ तो एशियन पेंट है, कि बाकी कंपनीज भी हैं पर उसके कंपैरिजन में, उसकी क्वालिटी में अभी तक कोई उसके नियर अबाउट भी नहीं है। अगर मैं अब रिसेंटली में ही देखूँ, मैं अभी जैसे रिसेंटली में आपका अभी जो IPO आया था मैप इंडिया का, अब मैप इंडिया का बिजनेस क्या है, उसके कंपैरेटिवली में एक ही नज़र आता है हमको, गूगल। इंडिया में आप देखेंगे तो मैप इंडिया है। तो इस तरीके से आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा अब अगर आप शेयर बाय करने से पहले कंपनी के बारे में अगर सोचेंगे तो, और थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको अपने आप मल्टीबैगर निकल के आएगा। और मल्टीबैगर भी ये नहीं है कि आपने आज बाय किया कल आपकी डबल हो जाएगी। अब सीधी बात, अगर आप आज कोई पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ को निकलने में, टाइम करने में, फल देने में एटलीस्ट टाइम तो लगता ही है ना। इसी तरीके से किसी भी कंपनी को मल्टीबैगर बनने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। बट वही है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा आप उसको एजुकेशन लेवल आपका होना चाहिए कि थोड़े से आप रिसर्च कर उसके बारे में पढ़ लीजिए। सर बस लोगों मतलब किसी ने कि इन्होंने कहा या उन्होंने कहा, किसी ने कहा और आपने बाय कर लिया, किसी की आपका कोई आपके फ्रेंड का फोन आया कि हाँ जी ये बाय कर लो, आपने वो बाय कर लिया, ऐसे नहीं है। थोड़ा सा आप उसको पढ़ लीजिए, न्यूज़ पे मत जाइए। सर लोगों की कंप्लेंट होती है कि वो जैसे ही शेयर बेचते हैं उसके बाद मल्टीबैगर बनता है। तो सर ये कन्विक्शन कैसे ये बनानी कन्विक्शन होती नहीं है? सर, देखिए हर किसी का अपना ग्रीड का वो होता है। अब जैसे किसी ने, सर ने बोला जैसे कि गुरप्रीत जी ने कि 10 से 12% का, मेरे को अपना एक बनाना पड़ेगा कि ठीक है मैं 10 से 12 या 15 या 20% के बाद कहीं ना कहीं मेरे को एग्जिट भी करना पड़ेगा। अब कल क्या होगा, कल किसी को नहीं पता कि कल इकोनॉमी क्या होगा। आज इकोनॉमी रिसेशन के अंदर है, कल रिवाइवल, कल गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, एकदम से रिवाइवल हो जाएगी पॉलिसी। ठीक है ना। आज जो आपको मिल रहा है कल वो नहीं मिलेगा, कल जो मिल रहा है क्या पता वो परसों नहीं मिलेगा आपको। तो आपका भी खुद का एक टारगेट होना चाहिए कि मेरा 15%, 20%, 25% की रिटर्न आ गई, ठीक है मैं वहाँ से एग्जिट होकर किसी और में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं एक ही शेयर को बोलूँ कि यही मेरे को यही करोड़पति बनाएगा, बाकी सबको मैं छोड़ देता हूँ।
ऐसा नहीं होता, कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपको वो इन्वेस्टमेंट का टारगेट आपका पूरा हो रहा है, हर चीज़ का आपका टारगेट होना चाहिए। जब आपका टारगेट पूरा होगा उससे आप एग्जिट होकर किसी और में एंटर कर सकते हैं। मैं इसमें वैसे एक ऐड करूँगा, वॉरेन बफेट ने एक बहुत अच्छी बात बोली, मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ। मैं ओमाहा गया हूँ 3-4 बार एजीएम अटेंड करने। वो बोलते हैं बुक लॉसेस नेवर बुक प्रॉफिट्स। तो आप गलती सुधारिए। तो अगर कोई कंपनी आपका अच्छा कर रही है, अब जैसे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया पिडिलाइट का, अब वो एडेसिव बना रही है हर साल एक सर्टन रेशियो से उसका, अगर कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है और कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो मैं उसमें इन्वेस्टेड रहूँगा। लेकिन अगर कंपनी में मुझे लगता है मैंने गलती, हम लोग ना ईगो पे ले लेते हैं, गलती एडमिट नहीं करते। मैंने जो लाइफ में सीखा है, जो अच्छा स्टॉक है वो रिटर्न आपका अपवर्ड एवरेज कराएगा। क्योंकि आज राकेश झुंझुनवाला का सब एग्जांपल देते हैं, उन्होंने 6 रुपये में टाइटन खरीदा, उन्होंने 50 रुपये में भी खरीदा, उन्होंने 100 रुपये में भी खरीदा, उन्होंने 1000 रुपये में भी खरीदा। हम में से कितने लोग एक शेयर अगर डबल हो जाए तो और खरीदने का कन्विक्शन रखते हैं? वॉरेन बफेट ने कोक 1978 में खरीदा था, आज तक नहीं बेचा। जितना इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा आज डिविडेंड आ जाता है उनको साल का। हाँ, एप्पल उन्होंने खरीदा तो 40% खरीद लिया पोर्टफोलियो का। तो अगर आपकी कंपनी अच्छी है और आपको एक वो कहते हैं ना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस समझ में आना चाहिए। मैं बैंकर रहा हूँ, मुझे बैंक ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं, आपको शायद आईटी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहिए और आप ये देखिए कि कंपनी जिस रेशियो से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है उसी रेशियो में कंपनी का टॉप लाइन और अर्निंग बढ़ रहा है कि नहीं। अगर ये रेशियो मैच कर रहा है तो आप उसमें बने रहिए। अगर इस रेशियो में बहुत डिविएशन आता है, मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट 10% बढ़ा है, शेयर प्राइस सर जैसे कह रहे थे 50% बढ़ गया, तो मेरे हिसाब से चिंता का विषय है। चिंता खाली नीचे नहीं है चिंता आपको वहाँ भी करनी है जहाँ बिना, आप देखिए कितने सारे आईपीओ आए थे लास्ट ईयर। हाँ, आईपीओ में लगाइए 50% हो जाता था। वो मुझे हेरा फेरी मूवी याद आ जाती थी, 21 दिन में पैसा डबल, ऐसे स्टॉक्स आने लग गए थे। तो वो पहला साइन होता है बाजार गिरने वाला है, जब ऐसे आपको यूट्यूब वीडियो आना शुरू हो जाए कि इतने दिन में पैसा। किसी को काम करने की क्या ज़रूरत है सर? आप और मैं यहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर ऐसे पैसा डबल होने लगेगा मार्केट में तो हम में से किसी को भी काम करने की जरूरत। तो टू गुड टू बी ट्रू स्टोरी से दूर रहे। संजय, हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम कहते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए 10 साल पहले इस स्टॉक में लगाया होता, आज आप 2 करोड़ रुपए आपके पास होते। सो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है और किन बातों का ध्यान रखना है हमको बिफोर टॉकिंग अबाउट कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग बेसिकली जैसे हम लोगों ने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, वो 110 रुपये की हो गई, तो 10 रुपये हमारी अर्निंग हो गई। या तो आप अर्निंग उसको विड्रॉ कर लेते हैं तो आपकी फिर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, 100 रुपीज़ की हो गई, तो फिर वो 110 की होगी, तो वो कंपाउंडिंग नहीं मानी जाएगी। अगर अब आपको 110 आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो जो नेक्स्ट रिटर्न आएगी आपकी 110 के ऊपर आएगी। 110 के ऊपर 10% बोलूँ तो एक्चुअल वो 10% नहीं है, 11% है, तो वो आपकी 121 रुपये हुई। तो अगली जो आएगी 121 रुपये के ऊपर 10% आएगी, वो दैट्स अ कंपाउंडिंग पावर। बेसिकली 8 वंडर्स कहते हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट में, उसको 8वां अजूबा कहते हैं इसको, कंपाउंडिंग को। तो वही जैसे गुम्बी जी ने कहा कि अगर हम किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वही है कि कंपनी में हम लोगों को फेथ होना चाहिए और कंपनी में रेगुलरली हमको वॉच करना चाहिए कि कंपनी की किस तरीके से कंपनी पॉलिसीज़ हैं, कंपनी की क्या अर्निंग हो रही है, क्या सब कुछ हो रहा है। तो अगर कंपनी करेक्ट चल रही है तो वो आपको कंपाउंडिंग, हमेशा कंपाउंडिंग आपको देती रहेगी, वो कंटिन्यू आपको कंपाउंडिंग देती रहेगी। कंपाउंडिंग पावर है कि वो उसी तरीके से मल्टीपल आपकी इंक्रीज होती जाएगी। बट इसके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड। कोई भी इन्वेस्टमेंट मीन्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में उसको स्पेकुलेशन कहते हैं कि एक तरीके से जुआ खेल रहे हैं आप, कि आपका जुआ लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है। तो किसी भी सर्कल को चलने के लिए एटलीस्ट 5 ईयर्स सकते हैं। अगर आज रिसेशन आया है, रिसेशन से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को या सब कुछ एटलीस्ट 5 ईयर्स का आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई भी अगर आज कंपनी आप स्टार्ट भी करती है, उसको अपनी आउट परफॉर्म देने के लिए कुछ साल तो देने ही पड़ेंगे। आप बोलेंगे आज कंपनी आई है, आज कंपनी लिस्टेड हुई है, कल ही वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, ऐसे कभी कुछ नहीं होता। तो हर चीज़ को आपको टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा। तभी हम लोगों को कहते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। शॉर्ट टर्म में ये है कि कुछ भी क्राइसिस आएगा या कुछ भी होगा, ठीक है, आप शॉर्ट टर्म में अर्निंग भी कर सकते हैं और मिस हैपनिंग भी हो सकती है आपके साथ। गुरमीत, आपने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में टू रियली क्रिएट वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। तो ये रिस्क मैनेज कैसे करते हैं? तो ये कुछ रिस्क है जो आप मैनेज नहीं कर सकते, उसे हम नॉन सिमेट्रिकल रिस्क भी बोलते हैं। उसके कई टर्म्स हैं। अब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया तो मेरे और आपके हाथ में नहीं है, वो आप मैनेज नहीं कर सकते। वो एक मैक्रो रिस्क है, वो मार्केट रिस्क भी है। वो आप कुछ रिस्क आप डाइवर्सिफिकेशन से मैनेज कर सकते हैं। तो आप अगर पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स को करेंगे, जैसे
सर ने अभी आईटी की और कमोडिटी की बात करी कि ये ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। इंडिया डोमेस्टिक कंजम्पशन इकोनॉमी है, तो हमारी इकोनॉमी का मेन इंजन कंजम्पशन है हमारा, राइट। तो हम इसलिए हमेशा कंजम्पशन के ही आपको एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे, टाइटन, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इस जो भी आप मल्टी बैगर एग्जांपल देखेंगे, आइशर, पेज इंडस्ट्रीज, बहुत सारे कंजम्पशन के मिलेंगे आपको एग्जांपल। तो डाइवर्सिफिकेशन करिए। आज जैसे आप देखेंगे निफ्टी में 38% फाइनेंशियल्स का वेट है, 19% आईटी का वेट है, एनर्जी का वेट 12-14% है, फार्मा का वेट 5% है। तो करीबन 25 डिफरेंट सेक्टर्स हैं इंडेक्स में, टॉप 100 स्टॉक्स में। तो डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड, कंसंट्रेशन पे ध्यान रखिए दोनों तरफ। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रिस्क नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो में। अब मैंने एक ही स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, किसी ने बोला ये बढ़ने वाला है, तो मैंने सारा इन्वेस्टमेंट उसी में कर दिया, तो थोड़ा कंसंट्रेशन आपका बढ़। तीसरा, कोरिलेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप देखिए वो विद इन इक्विटी भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे तो नेगेटिव कोरिलेशन होना जरूरी है। जैसे अगर इक्विटी खराब करेगा तो भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं तो आपको डिपॉजिट्स का रेट अच्छा मिल रहा है, या मार्केट क्रैश हो रहा है तो गोल्ड अच्छा कर रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो आईटी स्टॉक्स के लिए अच्छा है, एप्रिशिएट हो रहा है तो जो इम्पोर्टिंग तो लो कोरिलेट आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड होने चाहिए। विद इन इक्विटी भी हो सकता है। आप देखिए इंडिया और S&P 500 का कोरिलेशन 0.2 है। लॉन्ग रन में इंडिया और यूएस मार्केट्स का कोरिलेशन बहुत, हम बोलते ज़रूर है कि यार डाउ गिर गया तो हम गिर गए, आप लॉन्ग टर्म कोरिलेशन निकालेंगे तो कोरिलेशन लो है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ज़्यादा रिटर्न फोकस्ड हो जाते हैं। रिटर्न आउटकम है, आउटपुट है। इनपुट सही होना बहुत ज़रूरी है। ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, आपकी अगर इनपुट ठीक है तो आपका एंड वो निकलेगा। तो इनपुट है आपका डाइवर्सिफिकेशन, प्रॉपर एसेट एलोकेशन, उसका रिव्यू, रिसर्च। दूसरा, जो नहीं समझ में आए वो मत करिए। बहुत लोगों ने क्रिप्टो में निवेश किया, ये अगला गोल्ड है, ये अगला डॉलर है। कोई कंप्यूटर कोड थोड़ी फ्यूचर करेंसी बन जाए। आपको समझ में आया नहीं, किसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है तो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्रिप्टो करेंसी से कंफ्यूज कर गए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके कई यूसेज हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। सिमिलरली लोग ने स्मॉल कैप्स बहुत सारे खरीदे कि मैं आईपीओ में न्यू एज कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि ये नया एज है। ये तो ये फैशनेबल चीज़ें मत करिए। जो चीज़ आपको समझ में आता है आप करिए। गुरमीत सर, आपने बोला कि रिस्क में कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि हम जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। एक रिस्क और होता है प्रमोटर आइडेंटिफिकेशन। बहुत सारे जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो बोलते हैं अच्छे प्रमोटर की कंपनी चुनो। प्रमोटर को चुनना ही एक बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे प्रमोटर्स जिनके नाम थे 2000 में, लाइक उनकी शेयर उस समय तो निफ्टी 50 में चले गए थे और आज वो शायद एग्जिस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट बहुत रिनाउंड कंपनीज थी। ऐसे किस तरह से प्रमोटर्स का चुनाव करें? देखिए, एक चुनाव आप कर सकते हैं फाइनेंशियल, वो थोड़ा सा आसान है करना क्योंकि आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, P&L देख सकते हैं। तो अगर कुछ बैलेंस शीट में आपको रेड फ्लैग्स दिखेंगे, जैसे एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी थी, नाम नहीं लूँगा, उनका प्रॉफिट आ रहा था बट कैश फ्लो नहीं था। तो कैश फ्लो नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने ही रिलेटेड पार्टीज़ को से पेमेंट्स लेनी थी। तो वो इन्वेंट्री तो बढ़ती जा रही थी लेकिन कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा था। तो ये पहला रेड फ्लैग है। दूसरा रेड फ्लैग होता है ऑफ बैलेंस शीट आइटम। आप रिलेटेड पार्टीज़ को लोन दे रहे हैं, रेवेन्यू एक कंपनी में बुक कर रहे हैं, एक्सपेंसेस। तो आप अपने एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स के या कोई आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड है, उससे आप बैलेंस शीट के रेड फ्लैग्स देख सकते हैं। सेल के साथ साथ इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, मतलब मेरे डेटर्स बढ़ते जा रहे हैं, रेड फ्लैग है। मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है बट टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है और मार्जिन गिर रहा है, इसका मतलब मैं कुछ अदर इनकम ले रहा हूँ, तो रेड फ्लैग है। हमेशा जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है उसको एक बार दोबारा सवाल करिए कि इतनी अच्छी क्यों लग रही है ना। तो ये फाइनेंशियल रेड फ्लैग है। दूसरा होता है कि आप इंटेग्रिटी जिसे हम कहते हैं प्रमोटर की, उसे कैसे, ये थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि कहना कि कौन कैसा होगा। और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना नहीं चाहिए कि गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स जो है काफ़ी लो है। तो एक कारण है आज एशियन पेंट्स को या HUL को या अच्छी कंपनीज़ को हायर पी मिलता है। वो ई पे नहीं मिलता खाली अर्निंग पे, वो जी पे भी मिलता है, गवर्नेंस पे, है ना। तो क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड, तो कभी भी प्रमोटर ने अगर पास्ट में कुछ किया है, अगर उसका सेबी में कुछ इशू हुआ है या पास्ट इंटेलिजेंस है, मेरे हिसाब से आप दूर रहिए। मैम, हो सकता है कई जगह चेंज ऑफ हार्ट होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होता है, बट आप उस चीज़ को अवॉइड करिए।
दूसरा कुछ आपको एग्जांपल्स दिखेंगे। मैं नंदन नीलेकनी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, इन्फोसिस का भी एनुअल एजीएम था। उन्होंने कॉम्पनसेशन लेने से मना कर दिया, क्योंकि सलील पारिक जब आए थे और ये विसल ब्लोअर कंप्लेंट हुई थी, इन्फोसिस में बहुत उथल पुथल हुई थी, फिर नंदन नीलेकनी ने आके उसको स्टेबलाइज किया। उन्होंने बोला मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो एज अ बोर्ड चेयरमैन मुझे कॉम्पनसेशन नहीं लेना चाहिए। मेरे लिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। मेरे लिए दिखाता है कि आपकी कितना कंपनी में आपकी इंटेग्रिटी है। गुरमीत सर, हमने न्यू एज कंपनीज की बात की, अब हम न्यू एज इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। पिछले 2 साल में 2 से 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुले। कोविड क्राइसिस के बीच लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया स्टॉक मार्केट में, लेकिन स्टॉक मार्केट को बिना समझे, बिना अंडरस्टैंड किए हुए कि क्या बेसिक्स होते हैं, फॉलो करने होते हैं, वो सब भूल के उन्होंने पोर्टफोलियो बना लिया। अब आई मंदी और स्टॉक का पोर्टफोलियो हो गया नेगेटिव में, और अब रोना धोना शुरू हो गया कि अब हमारा जी पोर्टफोलियो, सबने कहा था कि पोर्टफोलियो अगर लॉन्ग टर्म हो तो बढ़ता ही है, घटता नहीं है। ऐसे अनसर्टन टाइम्स में जो न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? उनको अपने पोर्टफोलियो को कितना एग्रेसिव और कितना, जैसे कि उन्होंने कहा कि रिविजिट करना चाहिए पोर्टफोलियो को, वो एक स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन घबराहट बहुत जल्दी होती है और निकलना बहुत जल्दी चाहते हैं वो, तो ऐसे में आपकी क्या एडवाइस होगी इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, जब सेल लगती है तो लोग भाग जाते हैं। बाकी हर जगह हम वो चीज़ ज़्यादा लेते हैं। अगर कॉर्नर का प्लॉट सस्ता मिल जाए तो ज़्यादा ले लेंगे, टीवी में ऑफ होगा तो 2 ले लेंगे, शायद घर में एक ही की ज़रूरत हो, लेकिन अगर भाव नीचे होगा तो घबरा जाते हैं। तो यहाँ ना प्राइस परफॉर्मेंस और बिज़नेस परफॉर्मेंस को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बिज़नेस परफॉर्मेंस अच्छा है और प्राइस गिर रहा है तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर बिज़नेस परफॉर्मेंस ख़राब है और प्राइस गिर रहा है तो शायद और नुकसान अभी होना बाकी है। तो बिज़नेस की समझ होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अच्छी बात बोली। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, आप पहले इंडेक्स से स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप गाड़ी सीखते हैं तो आप छोटी गाड़ी में सीखते हैं, आप सीधा मर्सिडीज़ और ऑडी तो नहीं चलाते हैं। तो पहले आप थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस लीजिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है आप करिए, और अपने आप को नॉलेज से इक्विप करिए। देखिए, अगर आपको नॉलेज है तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदिए। आप दिन में 2 घंटा 3 घंटा रिसर्च कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, बैलेंस शीट समझ में आता है तो आप स्टॉक्स करिए। नहीं तो किसी प्रोफेशनल को बोलिए, वो वही वाली बात है, लोग गूगल में सर्च करके डॉक्टर के पास जाते हैं, आधा इलाज करने के बाद जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये डू इट योरसेल्फ नहीं है, इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। आपको अगर नहीं कोई चीज़ समझ में आती है तो आप उसकी सलाह करिए। 3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो बड़ी सिंपल है, जिससे आप कर सकते हैं। पहली चीज़ आप ये देखिए, आप मनी कंट्रोल किसी भी साइट, आजकल ना इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से मिलती है, ठीक है, ओवरलोड है। पहला फिल्टर आप कंपनी में लगाइए ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा लगा के कितना पैसा बना रहा हूँ। अगर वो 15% से कम है तो उस बिज़नेस को एक बार दोबारा देखिए कि इसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बिज़नेस करके 15% भी नहीं बना पा रहा हूँ तो मैं बिज़नेस कर ही क्यों रहा हूँ या वो आगे बढ़ना चाहिए अगर अभी लो है तो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि ROE इमीडिएटली बेटर हो। तो जब आप ऐसा करेंगे तो 7,000 लिस्टेड कंपनी है, कोई 250 बचती हैं सर, तो 95% तो नॉन इन्वेस्टेबल है। ठीक है। दूसरा फिल्टर इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, आप लगाइए कि कंपनी क्या उस सेगमेंट में डोमिनेंट प्लेयर है, क्या वो ज़रूरी नहीं है मार्केट लीडर हो, बट एक उसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए उस सेक्टर में। तीसरा, प्रॉफिटेबल है क्या, कंसिस्टेंटली उसका अर्निंग जो है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। चौथा, कभी कोई प्रमोटर में कुछ आपने कुछ नेगेटिव, आप ये बेसिक जब 3-4 फिल्टर लगाएंगे, आपका जो यूनिवर्स रह जाएगा वो कुछ 60, 70, 80 कंपनीज का रह जाएगा। इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है। और एक लास्ट फिल्टर आप ये देखिए कि कंपनी इनोवेट कितना कर रही है। देखिए, वर्ल्ड डिस्रप्शन में जो कंपनी 30 साल पहले डोमिनेंट थी आज वो नहीं है। संजय सर, जैसा सर बता रहे कि अगर टेक्नोलॉजी, मान लीजिए बैंक है, उसने IT पर बहुत अच्छा फोकस किया, एक अच्छा ऐप बना लिया है, यस बैंक जैसे एग्जांपल हुए, तो ऐसे जो बैंक्स हैं जब ये टेक्नोलॉजी वाइज बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब जब ये एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, हो गया एक्सीडेंट, उसके बाद क्या करें, निकले कैसे, एग्जिट गेट क्या है? सर देखिए, आप कभी भी मतलब अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि जहाँ मेरे से गलती है मेरे को उसी टाइम करेक्ट करना चाहिए।
अगर आपको किसी कंपनी में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपका एग्जिट होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कि आपका अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे नहीं है कि एक ही कंपनी है इंडिया के अंदर। अगर आप बोले कि येस बैंक ने गलती कर दी तो मैं येस बैंक से एग्जिट नहीं होऊंगा। 250 रुपये का भाव था, आज आप देखेंगे जब उसमें न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई थी, और आज क्या रेट है येस बैंक का? सर 300 रुपए का जब 12 रुपए आ जाता है तो एक रिटेल 300 इन्वेस्टर ये सोचता वही है कह रहा हूं कि सर। अब मेरे पास खोने के लिए बचा क्या है, तो वो 12 रुपए को छोड़ देता है, सर, कहता है होने पड़ा से है, 12 रुपये नहीं सर, ऐसा और नहीं है। खरीदता है। और खरीदता है वो सर। दैट्स रॉन्ग थिंग। वही कहना ना, जब आपका एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट को आप इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई कीजिए। आप 250 से 12 रुपये तक का वेट मत कीजिए। ऐसे नहीं है कि एक दिन से 250 रुपये से 12 रुपये आ गया। जब नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो आ गई। वही कहते हैं आज की डेट में मीडिया का टाइम है कि इन्फॉर्मेशन है, कि इन्फॉर्मेशन आपको सही बात का गोविंद जी ने ओवरलोडेड है। अगर आज मैं कोई चीज़ गूगल में डालूंगा तो 50 चीज़ें मेरे पास सामने आ जाती हैं। जो कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो विद इन सेकंड के अंदर मेरे को उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। ठीक है, अब येस बैंक से एग्जिट हो गया, मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और हैं बैंक में इन्वेस्टमेंट करने। बैंकर में बैंकिंग में रहना बहुत सारी, ठीक है, मैं सेव कॉल ले सकता हूँ, HDFC ले सकता हूँ, एक्सिस ले सकता हूँ, ICICI ले सकता हूँ, बहुत सारी कंपनीज है। उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करना है। मेरे को किसी से प्यार नहीं करना है, किसी को गले लगा के नहीं बैठना है लाइफ के अंदर। ये मेरे को, अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी चीज़ से प्यार नहीं करना, किसी कंपनी को अपनी कंपनी नहीं समझिए कि मैं उस कंपनी का ऑनर हो गया, मैंने आज इक्विटी बाई कर ली तो स्टेक होल्डर हो गया, ये कंपनी का मालिक हो गया, जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ जाऊँगा। ये कभी नहीं सोचना मुझे। अगर जहाँ कंपनी की कोई नेगेटिव न्यूज़ है, कोई प्रमोटर की नेगेटिव न्यूज़ आई है या कंपनी की कोई एथिकली कोई भी न्यूज़ आई है, उसको इमीडिएटली आप एग्जिट कर दीजिए, चाहे वो उसके बाद ऊपर जाए या नीचे जाए। आपको रिस्क नहीं लेना है, ये आपको पॉइंट Point to be noted. पॉइंट टू बी नोटेड सर। अब शो वाइंड अप करने से पहले एक आखिरी सवाल, आप आजकल कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स को प्यार कर रहे हैं? अगर आपको रिस्क कैपेसिटी, अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी है तो सबसे बेटर स्टॉक आज की डेट में अकॉर्डिंग टू अस की TCS है। TCS में अभी आप देखेंगे कुछ महीने पहले ही बायबैक निकाला था वो 4500 पे, और US के इन्फ्लेशन और उसकी वजह से, उसकी अर्निंग की वजह से कि ठीक है थोड़ी सी अर्निंग थोड़ी लो हो गई है, और IT प्रेशर की वजह से आज वो 3000 रुपये का शेयर का भाव है। सर ने यही कहा कि हमको अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना चाहिए। 2 या 3 क्वार्टर ऐसे हैं, आप उसकी बैलेंस शीट देखेंगे, कैश शीट बैलेंस शीट है, सब कुछ पॉजिटिव है, कहीं कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है कि 2-3 क्वार्टर के लिए उसकी अर्निंग लो रहेगी। जैसे ये रिवाइवल, इकोनॉमी रिवाइव होने लगेगी, वैसे ही वो कंपनी रिवाइव होने लगेगी, उसकी अर्निंग इंक्रीज होने लगेगी। ये 3000 रुपये का भाव आपको वापस 45, जो कंपनी ने बायबैक का रेट निकाला था तो कुछ सोच के निकाला होगा ना, उसके सब कुछ कैलकुलेशन करके निकाली थी वो। उसकी एकदम सिचुएशन एकदम चेंज हो गई उस वजह से। और बाकी अगर आप इंडियन कंपनी में देखेंगे तो आज की डेट में FMC हो गई आपकी, FMC में जो आती हैं आपकी बैंकिंग के अंदर आती है, आपकी पावर के अंदर आती है, जो इस सेक्टर्स में आते हैं, हमको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें डिमांड और सप्लाई दोनों क्या क्या है कि हम जितने हमारी आज की जो पॉपुलेशन है आज की डेट में इंडिया की, जितनी हमारी डिमांड है उतनी हमारी सप्लाई है। जितनी भी हम सप्लाई करते हैं उतनी हमारी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है डे बाई डे। तो FMCG हो गई, पावर हो गया और बैंकिंग हो गया, आज की डेट में हॉट ये सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर हैं जिसको हम लोग इजीली इनकैश कर सकते हैं। So what are you liking, Gurmeet? तो मेरा 3-4 थीम्स और हमारा थोड़ा बॉटम्स अप अप्रोच रहता है। हम हर सेक्टर में विनर्स और लूजर्स हैं। तो हम एक थीम, एक स्ट्रैटेजी जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए रन करते हैं, क्योंकि मैं उसी पे बात कर सकता हूँ कंप्लायंस की वजह से, उसे हम डिजिटल कंपाउंडर्स बोलते हैं। हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी की बात करी तो टेक्नोलॉजी में 2 किस्म की कंपनीज हैं। एक कंपनीज हैं जो सिंपल IT सर्विसेज दे रही हैं, और एक कंपनी है जो कोर ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। क्लाउड अडॉप्शन हो रहा है, AI पे स्पेंड हो रहा है, तो वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं है, वो कंपनीज को करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो उसमें और भाव बहुत अच्छा हो गया है, 30-40%। हमें देखा टेक महिंद्रा में 40% करेक्शन आया, TCS में 25% करेक्शन आया, इन्फोसिस 25% करेक्शन आया। तो IT हमें उसमें अच्छा लगता है। एक हमें इंडिया का चेंजिंग एनर्जी मिक्स बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा अगले 5 साल में आपको डिस्रप्शन देखने को मिलेगा। अब उसमें आप EV जो होगा, शायद मुझे लगता है अर्बन प्ले हो सकता है। अभी गवर्नमेंट ने बोला है इथेनॉल आप पेट्रोल में 20% मिक्स करना है, अभी हमने 10% ब्लेंडिंग अचीव करी है। इसका मतलब है इंडिया में 25,000 करोड़ के इथेनॉल प्लांट्स और लगाने हैं। तो इथेनॉल की टेक्नोलॉजी किसके पास है? कौन है वो जो इथेनॉल प्लांट्स लगा रहा है? पराज इंडस्ट्रीज आपने नाम लिया, रिकमेंडेशन नहीं है, इलस्ट्रेशन के लिए बताया, डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूं। सिमिलरली आप देखेंगे रिलायंस ने पिछली एनर्जी सेक्टर में 11 कंपनीज एक्वायर करी। तो जो जियो में कर रहा था 2012 से 18, अब वो एनर्जी में करना चाह रहा है, और आगे जाके शायद 3 कंपनीज 3 में स्प्लिट होगी, जियो, रिटेल और हमें ऑटो में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। 4 साल सेक्टर एक डाउन टर्न से निकला है। जैसे जैसे कुछ कंपनीज हैं जिनका ना
हम कार पे हमेशा ध्यान देते हैं, जो कार के सप्लायर्स होते हैं उस पर कम ध्यान देते हैं। तो हमें कंपनी बहुत पसंद है, वो कार के लिए एयर बैग भी बनाती है, एलॉय व्हील्स भी बनाती है, स्विचेस भी बनाती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बनाती है, कार सीट भी बनाती है, स्मार्ट प्लग्स भी बनाती है। उसे हम मिंडा हम बोलते हैं। किट वैल्यू पर कार बढ़ रहा है। एक ज़माने में 2,000 रुपये के पार्ट सप्लाई करता था मारुति को पर कार, वो 2025 में कह रहा है मैं 35,000 के रुपीज़ का पार्ट्स सप्लाई करूँगा। तो थोड़ा सा रिसर्च करने की मुझे लगता है ज़रूरत है, और इकोनॉमी इंडिया की डोमेस्टिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ थीम्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मैंने आपको बताया, ये हमें अच्छे। थैंक यू गुरमीत, थैंक यू संजय फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत जानकारी मिली हमारे व्यूअर्स को पोर्टफोलियो बिल्डिंग कैसे करना चाहिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। विवेक, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।